हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था 26 दिसंबर 2024 को, उसके पहले शिफ्ट में जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। जो भी वीडियोज आते हैं इस सीरीज के अंदर उनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरमाणविक कण नहीं है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग उन्हें बोलते हैं जो एटम्स के भीतर होते हैं, जो एटम्स में होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अणु नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एटम्स में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। आपसे कहा जा रहा है इन चार में से एक को छोड़ दें तो बाकी सारे में एक कोशिका जो है संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, यानी एक कोशिका ही अपने आप में संपूर्ण जीव है, अर्थात वो एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जीव इसमें कौन नहीं है? एक के अलावा बाकी के सारे एक कोशिकीय जीव हैं, एक नहीं है, वही एक आपको चूज करना है। तो देखो, अमीबा अपने आप में एक कोशिकीय जीव है, क्लेमाइडोमोनास अपने आप में शैवाल है जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, बैक्टीरिया अपने आप में एक कोशिकीय ही होते हैं, राइजोपस कवक है। अगर आप ईस्ट को छोड़ दो तो जितने भी कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय है, ईस्ट एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट को छोड़ दो तो जितने भी कवक हैं बहुकोशिकीय होते हैं। राइजोपस अपने आप में कवक है जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये बहुकोशिकीय है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? दो पदार्थ है ए और बी, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं। मान लीजिए वो यौगिक सी है। ए 15 ग्राम नहीं, ए 10 ग्राम था और बी 15 ग्राम था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होता है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेवोजियर। लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी अभिकारक है उसका कुल द्रव्यमान और जो भी उत्पाद है उसका कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना हो गया भाई? 10 + 15 35। तो जो उत्पाद बनेगा वो भी 35 ग्राम बनेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। सॉरी 25 हो जाएगा ना, 10 और 15 25 ही तो होगा, मैंने 35 बोल दिया, सॉरी 25 ग्राम। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोजियर। लेवोजियर ने ही हाइड्रोजन शब्द भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये आप सोच समझ कर नहीं करते हैं, ये अपने आप ही क्रिया हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते पर चल रहे थे और एक कांटा जो है आपके पैर में चुभ जाता है, आप एक झटके में पैर को उठा लेते हैं। आपने सोचा नहीं कि पैर उठाना है, आपने सोचा नहीं पैर उठाना है, अपने आप ही पैर उठ गया। वो था रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। मान लीजिए कि आपके शरीर का कोई हिस्सा किसी गर्म चीज से टच हो जाता है ना, किसी गर्म चीज से टच हो जाता है तो उस हिस्से को आप झटके से हटा लेते हो। मान लीजिए आपका हाथ जो है अचानक से गर्म तवे से टच हो गया तो आप एक झटके में हाथ हटा लेते हो। वो था रिफ्लेक्स एक्शन, जो आप सोच समझ कर नहीं करते हैं, अपने आप ही हो जाता है। आपकी आंखों के सामने कोई चीज आ जाए तो आपकी पलकें अपने आप ही झपक लेती है,
वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो आप सोच समझ कर नहीं करते हैं, अपने आप ही वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। तो कुछ वैसा ही क्रिया जो है आपको इसमें ढूंढना है, वही आंसर हो जाएगा। ज्वाला में से हाथ खींचना, जैसे ही आपका हाथ जो है ज्वाला के कांटेक्ट में आए, आप एक झटके में हाथ खींच लेते हो, तो ये अपने आप में रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मंच पर नृत्य करना, अब मंच पर चढ़कर अपने आप तो आप नहीं नाचते हो ना, एक झटके में सोच समझ करके ही नाचते हो कि भाई नाचना है या नहीं है, तो जो काम आप सोच समझ कर रहे हो ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। बच्चे से बात करना, सोच समझ कर आप बात करेंगे। सड़क पर पैदल घूमना, सड़क पर आप पैदल घूम रहे हो तो सोच समझ कर घूम रहे हो, तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ये तीनों यौगिक और ये यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि वे डैश से संबंधित हैं। तो एक ही समजातीय श्रेणी के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं। ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है और ये ब्यूटेनॉल है। सब के सब अल्कोहल समजातीय श्रेणी से बिलोंग करते हैं, अल्कोहल समजातीय श्रेणी के ही सारे के सारे सदस्य हैं। तो हम जानते हैं कि एक ही समजातीय श्रेणी के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण जो है लगभग एक समान होते हैं, है ना, लगभग एक समान होते हैं, क्योंकि उन सारे में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक समान होता है, जो इसके रासायनिक गुण को डिसाइड करता है। तो एक समजातीय श्रेणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो धारा जो है वो कम प्रवाहित होगी, जिस दर से प्रतिरोध को बढ़ाएंगे उसी दर से धारा घट जाएगी, और अगर हम प्रतिरोध को कम करते हैं जिस दर से, उसी दर से धारा जो है बढ़ जाएगी। तो हमने प्रतिरोध को आधा कर दिया, हमने प्रतिरोध को आधा कर दिया, तो जो विद्युत धारा है पहले की 2 गुनी बहेगी, यह 2 गुनी हो जाएगी। यहां ध्यान रखिएगा, जो वोल्टता है, जो V है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नियत है, तभी ऐसा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है। आयनिक यौगिक के लिए सत्य है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी यही हमारा आंसर होगा। आयनिक यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अगर आप देखो तो इसमें सोडियम अपने आप में मेटल है और क्लोरीन अपने आप में नॉन मेटल है। इसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में काम करता है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ये धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, इनके बीच में जो है स्थिर वैद्युत बल काम करता है, राइट। अब देखो ये जो सोडियम है इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला उसको इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर ये Cl- हो गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया, ये धन आवेशित हो गया। क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये ऋण आवेशित हो गया। अब ये धन आवेशित, ये धनायन, सॉरी ये ऋण आवेशित हो गया, ये ऋणायन और ये धनायन अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को इस वाले फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, तो इनके बीच में बनता है बाउंड, जिसे हम लोग आयनिक बाउंड बोलते हैं। और ये बाउंड काफ़ी मजबूत होता है, ये बाउंड काफ़ी मजबूत होता है, आयनिक बाउंड काफ़ी मजबूत होता है। इसीलिए जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट ये सब उच्च होते हैं, हाई होते हैं। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक अधातु से एक अधातु में होता है, नहीं गलत हो जाएगा। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक धातु में होता है, नहीं। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक अधातु से एक धातु में होता है, नहीं, एक धातु से अधातु में होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है, सेम यूनिट है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों को हम लोग जूल में ही मापते हैं,
तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है तो इसकी इकाई की हम बात नहीं करते हैं। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों को हम लोग जूल में मापते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्षारता सबसे अधिक होती है? किसकी क्षारता सबसे अधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा पीएच किसका है? पीएच जो है मैक्सिमम किसका है, ये आपसे पूछा गया है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लगभग 14 होता है। ये प्रबल क्षार है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 पीएच होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये याद रखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक उपस्थित होते हैं? तो महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होता है XX और पुरुषों में होता है XY। तो एक युग्म हम बोल सकते हैं। हालांकि पुरुषों में ये पेयर नहीं होते हैं, पेयर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं ना। इस वाले में देखो पेयर्ड है, महिलाओं के केस में दोनों XX है, इसमें XY होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो खास करके पुरुषों के केस में हम लोग पेयर्ड नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ लिंग गुणसूत्र जो है पेयर्ड होते हैं। एक्चुअल में पेयर्ड महिलाओं में है, पुरुषों में नहीं है। तो एक युग्मक हम लोग, एक युग्मक नहीं बोलेंगे। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? युग्मक थोड़ी ना बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। एक युग्म, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? देखो जो पादप हार्मोन आप जानते हैं उसमें से एक ही पादप हार्मोन ऐसा है जो प्लांट के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। बाकी के सारे जो है किसी न किसी तरीके से प्लांट में ग्रोथ करवाता है। तो यहाँ पर देखो जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड ये वो हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ को रोकता है। हमें वो चूज करने हैं जिसमें सारे हार्मोन जो है प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड यहाँ भी है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन ये सही है, इसमें एब्सिसिक एसिड नहीं है। यहाँ पर एब्सिसिक एसिड है तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या दैनिक जीवन में विद्युत के व्यवहारिक अनुप्रयोगों से संबंधित है? यानी हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग जो है करते हैं, है ना, सामान्यतः करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ओवन है, जैसे ब्रेड पकाना हो तो। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, कपड़े प्रेस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं। सोलर वाटर हीटर, पानी गर्म करने के लिए हम लोग सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हम लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं, सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग नहीं चूज करेंगे। ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। जननी की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है? जननी की विधि के अनुसार तो स्पायरोगैरा में खंडन होता है। स्पायरोगैरा जो है हरा शैवाल है, इसमें खंडन होता है, ये बिल्कुल सही है। अमीबा में द्विविक खंडन होता है, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन होता है, पत्तियों से नया प्लांट उगता है, राइट। और हाइड्रा में मूकुलन होता है, सही है, ये गलत हो जाएगा। बीजाणु निर्माण किसमें होता है? राइजोपस में होता है। अगर यहाँ पर राइजोपस होता ना तो ये सही हो जाता। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती है उसके मार्जिन पे बर्ड्स निकलते हैं, उसी बर्ड से जो है नए प्लांट उगते हैं, तो कायिक प्रवर्धन आप यहां पर बोल सकते हो। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? एक गैस है, अब इसको द्रव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे भाई? ताप को कम करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे और दाब को बढ़ाएंगे। ताप को कम करेंगे ताकि गैस के अणु जो काफ़ी तेज भाग रहे हैं, ऊर्जा अधिक है, उनकी ऊर्जा कम हो जाए। द्रव के अणुओं की ऊर्जा कम होती है गैस की तुलना में। और दाब हम लोग इसलिए बढ़ाएंगे कि गैस के अणु जो दूर दूर है वो पास पास आ जाए। द्रव के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास होते हैं गैस की तुलना में। ये काम हमें करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करना होगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो दाब बढ़ाना और ताप घटाना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में बीजाणु समासंग देखा जाता है? बीजाणु समासंग बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है राइजोपस में, जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है। 1987 में यूनेप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा। यह यूनेप का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। क्लास 10th एनसीईआरटी में आपको यह टॉपिक मिल जाएगा जहां से यह प्रश्न पूछा गया है, वहां पर फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसमें फैसला किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन जो है हमें कम कर देना है। 1986 में जो लेवल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वहीं पर इसको रोक देना है। यह समझौता हुआ था 1987 में। पादपों में अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? प्लांट के अंदर जो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को निकालने के लिए प्लांट कई सारे मेथड्स अपनाते हैं। जैसे जो अतिरिक्त पानी है, अगर अतिरिक्त पानी है प्लांट के अंदर तो वो भी उसके लिए वेस्ट ही है। तो अतिरिक्त पानी से वो छुटकारा कैसे पाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं, ये सही है। अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं। भाई जो पत्तियां झड़ने वाली है, अपशिष्ट उत्पाद जो है उसमें आकर के जमा हो जाते हैं, ताकि पत्तियां झड़े तो अपशिष्ट पदार्थ भी प्लांट से निकल ले, ये सही है। गोंद और रेजिन ये भी अपशिष्ट पदार्थ ही होते हैं प्लांट के अंदर, जो जाकर जमा हो जाते हैं पुराने जाइलम में। तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रकार के अपशिष्टों से छुटकारा पाने के प्लांट के अंदर। तो ये सारे सही है, ए, बी और सी। सी हमारा राइट आंसर। निषेचन के बाद जब युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? पहली बार जब शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन होता है, निषेचन होता है, तो सबसे पहले बनता है युग्मनज। युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये एक कोशिकीय होता है ना, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। इस यूनिसेलुलर ये एक कोशिका जो अपने आप में जाइगोट है, इसमें बार बार डिवीजन होता है ना, इसमें बार बार डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। विभाजन होते 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 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो जो कि बहुकोशिकीय है। तो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, यही भ्रूण आगे चल करके एक नया जीव बनता है। निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इनके दो टाइप्स होते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका तंत्र के वो भाग आते हैं जो हमारे बॉडी के केंद्र में है, जो हमारे बॉडी के सेंटर में है, ठीक सेंटर में है। ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे बॉडी के सेंटर में है, इसमें आते हैं हमारे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है वो, और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों कहे जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं और इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो जो नर्वस सिस्टम है ये दो टाइप्स के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके अंदर आते हैं वो तंत्रिकाएं जो हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं और मेरुरज्जु से निकलते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उसे हम लोग कपाल तंत्रिकाएं बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उसे हम लोग मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं पीएनएस, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सीएनएस। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? जब पदार्थ के कण अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर स्वतः गति करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। देख लो, इधर पदार्थ के कण ज्यादा है, हम बोलेंगे इधर जो है हाई कंसंट्रेशन है, उच्च सांद्रता है। इधर पदार्थ के कण कम है, इसी पदार्थ के जो कण है इस साइड में वो कम है, लो कंसंट्रेशन में है। तो पदार्थ के कण जो है ना, यहां से यहां अपने आप ही जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन, और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों साइड कंसंट्रेशन जो है बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन सांद्रता जो है बराबर ना हो जाए। अब ये जो कण है इनके पास मान लीजिए कि ऊर्जा ज़्यादा है ना, ऊर्जा ज़्यादा है तो ये तेजी से भागेंगे इधर की ओर, क्योंकि इनको मूवमेंट ही तो करना है, पदार्थ के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो ये तेजी से भागेंगे अगर इनके पास गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज ऊर्जा कब अधिक होती है कणों के पास? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात गति बढ़ जाएगी, तो विसरण प्रक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे विसरण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, गर्म करने पर विसरण धीमी हो जाता है, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विसरण दर जो है वो तेज हो जाती है, राइट। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इंक्रीज कर जाता है। सी हमारा राइट आंसर। यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। अगर किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम है तो वह द्रव पर तैरती है। तो हम बोलेंगे यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है, द्रव के घनत्व से कम। निम्नलिखित 4 संभावनाओं में से निलंबन में कौन सा गुण है? मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, कोलाइड है, विलयन है, निलंबन है। इन सब के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। निलंबन हेट्रोजीनस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। 3 प्रकार के जो मिश्रण होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। इसमें कोलाइड निलंबन दोनों जो होते हैं ना वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। केवल वास्तविक विलयन जो होता है ना वो समांगी मिश्रण होता है। 3 प्रकार में से 2 प्रकार विषमांगी मिश्रण और होमोजेनस मिक्सचर समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन को बोलते हैं। सॉल्यूशन इसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सारे शराब और जल जो हम लोग मिलाते हैं वो भी अपने आप में क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है, जो कि समांगी मिश्रण होता है। बंदूक की गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? कोई भी वस्तु गति में है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा गति के कारण ही होती है, तो बंदूक की जो गोली है वो गतिमान है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 कूलम विद्युत आवेश के बराबर होता है? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होंगे? तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। इसी को लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि हमारा आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। 6.25 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे नज़दीक है मान। इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 1 कूलम के बराबर चार्ज होगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है ना, डाइन होता है। मीटर पर सेकंड स्पीड का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है फोर्स का। डाइन भी फोर्स का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। रेडियन पर सेकंड एंगुलर स्पीड आप बोल सकते हो। एंगुलर स्पीड का एसआई मात्रक है, यानी कि कोणीय वेग, कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। तो बी हमारा आंसर। धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी समदूरस्थ समानांतर होती है, जो दर्शाती है क्या? कि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता एक समान है, सभी बिंदुओं पर समान। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तब होता है जब, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं।
जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब आप इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन पे, हीट करेंगे, ठीक, इसको हीट करना है 373 केल्विन पे। तो यहां से क्रिस्टल जल के कुछ अणुओं का ह्रास हो जाएगा, CaSO4.12H2O बनेगा। यहां पर इतने जल का जो है ह्रास हो जाएगा, 3/2H2O जल का ह्रास हो जाएगा। ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है और इससे पानी और इसमें से पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं। सही है, सारे जल के अणु नष्ट नहीं होते हैं, कुछ नष्ट होते हैं, है ना, केवल इतने पार्ट जो है नष्ट होते हैं, सारे नहीं होते हैं। जब प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हम लोग बात कर चुके हैं कई बार, पुनर्जनन नाम से जाना जाता है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। कौन सा एक कोशिका जीव बहुखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। देखो, अमीबा में द्विविखंडन होता है, एक अमीबा 2 अमीबा में विभाजित हो जाता है। लिशमेनिया में द्विविखंडन होता है, लिशमेनिया के कारण कालाजर होता है, एक लिशमेनिया 2 लिशमेनिया में टूट जाता है। ईस्ट में बडिंग होता है जो कि एक कोशिकीय कवक है, इसका इस्तेमाल शराब बियर बनाने में किया जाता है क्योंकि इसके अंदर होता है फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक कोशिका एक साथ कई सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? एक समान गति का मतलब क्या होता है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है, या फिर इसी को बोल सकते हो कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नियत चाल से गति हो रही है। तो वस्तु एक नियत चाल से गति करती है, तो एक समान गति बोल दो, नियत चाल से गति बोल दो, बात एक ही है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, याद देखो लिखा हुआ है समान समय अंतरालों के संदर्भ में वस्तु समान दूरियां तय नहीं करती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ए हमारा बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें सबसे कॉमन तरीका क्या है जनन के लिए? तो वह है विखंडन, फिजन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कॉमन, सबसे सामान्य तरीका एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन के लिए है विखंडन, चाहे वो बहुविखंडन हो चाहे द्विविखंडन हो। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब आप दीवार पर मुक्का मारते हैं तो आपको भी चोट लगती है। भाई दीवार को तो चोट लगती ही है लेकिन आपको भी चोट लगती है। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। 10 न्यूटन के फोर्स से आप दीवार पर चोट करते हो तो बदले में दीवार भी आपके मुक्के पर जो है चोट मारती है 10 न्यूटन का, तो आपको दर्द महसूस होता है। जब बंदूक से बुलेट को फायर किया जाता है तो बंदूक फोर्स लगाती है बुलेट पे, बदले में बुलेट भी बंदूक पर फोर्स लगाती है, इसलिए बंदूक जो है पीछे की ओर थोड़ा सा झटका खाती है। तो हम बोलते हैं प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे 2 अलग अलग पिंडों पर लगती है। ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने फोर्स लगाया दीवार पे तो वो क्रिया है, क्रियाबल। आपने फोर्स लगाया दीवार पे, वो क्रियाबल है। 10 न्यूटन का लगाया, बदले में दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी, 10 न्यूटन का ही लगाएगी, वो प्रतिक्रिया बल है। तो क्रिया लगा दीवार पे, प्रतिक्रिया लगा आपके मुक्के पे, आपके हाथ पे। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होता है ना न्यूटन के गति के तृतीय नियम में, वो अलग अलग पिंडों पे लगता है, अलग अलग पिंडों पे लगता है। मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल पे ये कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये जो वस्तु है इस टेबल पे नीचे की ओर एक फोर्स लगा रही होगी अपने भार के बराबर, बदले में ये जो टेबल है ये भी इस वस्तु पे एक फोर्स लगा रहा होगा उतने ही परिमाण का, यानी इसके भार के बराबर का ही।
तो इस वस्तु ने टेबल पे फोर्स लगाया नीचे, तो इसको हमने बोल दिया एक्शन। टेबल ने इस वस्तु पर फोर्स लगाया ऊपर की ओर, इसको बोल देंगे रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन ये दोनों अलग अलग पिंडों पे लगा है ना, एक्शन लगा टेबल पे, रिएक्शन लगा इस वस्तु पे। ये एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें आपको केंद्रक झिल्ली देखने को नहीं मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा, ये मान लीजिए कि कोशिका द्रव है, ये कोशिका द्रव है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव में ऐसे नग्न पड़ा होता है, ऐसे नग्न पड़ा होता है, और कोशिकांग के नाम पर आपको इसमें केवल राइबोसोम्स ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें प्रॉपर नाभिक हमें देखने को मिलता है। उस नाभिक के पास जो है दोहरी दो झिल्लियां होती है ना, दोहरी झिल्ली होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनमें नाभिक होता है, प्रॉपर नाभिक होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है इस नाभिक में होता है, और दो झिल्लियां होती है, केंद्रक झिल्ली हम जिसे बोलते हैं, और कई सारे कोशिकांग होते हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इधर जो है आपके वो होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक, इधर गोल्जी काय होता है। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल सकता है, लाइसोसोम देखने को मिल सकता है, रसधानी देखने को मिल सकता है। तो कई सारे कोशिकांग होते हैं, और राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें क्या मिलेगा भाई, राइबोसोम मिलेगा। और जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, डीएनए है, ऐसे कोशिका द्रव में नग्न पड़ा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक उपस्थित होते हैं, नहीं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक उपस्थित होते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, कई सारे कोशिकांग जो है, बहुत सारे कोशिकांग जो है, अधिकांश कोशिकांग जो है उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये सही है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यूकैरियोटिक में होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो इकाई होती है वो वही होती है जो विभवांतर की होती है, जो विभवांतर की होती है, वोल्ट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है प्लस नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक। तो सल्फर परमाणु के नाभिक में 16 प्रोटॉन होते हैं और 16 न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक उद्योगों में विरंजन चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पास ऑक्सीजन है ना, तो थमा देगा अपना ऑक्सीजन और कर देगा ऑक्सीडाइज। एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक बोल सकते हैं। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है, देखो, पानी द्रव है, ऑक्सीजन गैस है, चीनी और स्पंज ये दोनों के दोनों ठोस हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का एक क्रिस्टल उठाओ, क्या है? ठोस है। स्पंज जो है अपने आप में एक ठोस है। तेल
द्रव है, चीनी ठोस है, जूस और दूध ये दोनों के दोनों द्रव है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके। अगर हम त्रिज्या के संदर्भ में बात करें तो A बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो काट है उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती प्रतिरोध होता है। तो A के व्युत्क्रम अनुपाती हम लोग बोल देंगे और लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? देखो न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो कोई एटम है, एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में 6 दिसंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, उन सारे को कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।